वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 29। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें जाकर देखिए और बताइए आपको कैसे लगे। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि एंड्रयू ने ना जिना को जेजे से बचाने की खातिर जेजे की कितनी मार खाई थी, जिसको देखकर जिना को बहुत बुरा लगा और ये भी एहसास हुआ कि एंड्रयू उसके लिए कितनी केयर करता है। वो दोस्तों प्यार से एंड्रयू को सीने से लगा लेती है और एंड्रयू वो भी बेचारा इमोशनल होकर रो पड़ता है। बेचारा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर बेचारा ही कह सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ली देख लेता है और जिना को देखकर उसे पुरानी यादें आने लग जाती हैं। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि ली अपने होटल रूम में आता है। असल में उसे सब याद भी आ जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो भूल भी जाता है। एंड जब वो फिर से याद करने की कोशिश करता है तो उसके सर में बहुत दर्द होता है। दूसरी ओर जिना एंड्रयू का फर्स्ट एड करती है और तब एंड्रयू को बहुत अच्छा फील होता है कि जिना उसके साथ है। यहाँ से अगले दिन दिखाते हैं कि कमरे में एंड्रयू और जिना के अलावा कोई नहीं होता। जब जिना पूछती है तो एंड्रयू बताता है कि हाँ, सभी बाहर खाना खाने गए होंगे, कोई बात नहीं, जल्दी आते होंगे। जिना पूछती है कि अरे ये एक सीक्रेट डिस्कशन था ना, फिर वो इस कमरे से बाहर कैसे गए। लेकिन एंड्रयू कहता है कि वैसे भी हमने अभी तक टेंडर का रेट फिक्स नहीं किया है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, तुम चलो कहीं जाकर खाते हैं, चलो। लेकिन जिना कहती है देखो मुझे अभी तो भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है, पर मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है, कहकर वो जिना को बहुत दूर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। एंड्रयू तो दबा के खाता है जैसे कि बहुत दिनों का भूखा हो, लेकिन जिना उतना खा नहीं पाती। एंड बाद में वो एंड्रयू को बता देती है कि असल में ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे खिलाफ काम करने डोडो ग्रुप में आई थी, सच बताऊं तो, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए बता दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड्रयू यहाँ इमोशनल होकर कहता है देखो तुम मेरे लिए काम करो या मेरे खिलाफ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम बस मेरे पास रहा करो। तुम पास होती हो ना तो मेरी हर परेशानी मुझे धूल बराबर लगती है, इसलिए मैंने तुम्हें डोडो ग्रुप का ये लीगल एडवाइजर बना दिया। दोस्तों ऐसी और कई इमोशनल बातें कहकर वो चला जाता है। एंड अब जिना की भी समझ में नहीं आता कि वो एंड्रयू की फीलिंग्स को क्या समझे। दूसरी ओर दोस्तों ग्रे ली को बताता है कि सिंडी ने कई डिशेस तैयार कर लिए हैं, तुम जाकर चेक कर लो जरा। ली भी चेक करने को जाता है। असल में जो कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग होने वाली है ना, वहाँ आने वाले लोगों के लिए मेनू तैयार करने का काम ली ने सिंडी को दिया था, इसीलिए वो उन डिशेस को चेक करने आया है कि इसने सही काम किया या नहीं। एंड सिंडी ने भी ली को इम्प्रेस करने के लिए खुद अपने हाथों से सारे डिशेस बनाए थे। ली भी हर डिश को टेस्ट करके उनकी खामियां बताने लगता है, तो सिंडी तो चिढ़कर सभी को बाहर भेज देती है और अकेले में ली से कहती है देखो मैं लाइफ में कभी किचन की तरफ गई नहीं समझे, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ बनाया और ये देखो मेरा हाथ तक जल गया इसमें, और तुम हो कि हर डिश में कमी निकाल रहे हो। लेकिन दोस्तों अपना ली यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वो कहता है देखो मेरे पास बहस का टाइम नहीं है, तुम फिर से इन डिशेस को बनाओ, लेकिन खुद टेस्ट करके फिर दूसरों को बताना। दोस्तों अब लिफ्ट में मोजो पूछता है क्या सच में खाना इतना बुरा था ली, देखने में तो सब एकदम सुपर्ब लग रहा था। तब दोस्तों ली कहता है कि हाँ खाना तो सच में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी बहुत तारीफ करेंगे तो वो सर पे चढ़ जाएगी, वैसे हमें उसको ट्रेन में तो करना है। और जेजे का क्या हुआ, तब दिखाते हैं दोस्तों कि जेजे के खिलाफ प्रोटेस्ट बहुत जोर पकड़ चुका था। वो तो नारे लगाने लग जाते हैं कि जेजे अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ तो वो इस देश का अपमान होगा। नेल और किमी ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं कि ये जेजे हमारी एक नहीं सुनेगा तो पता नहीं क्या होगा। मैंने लाख समझाया कि नॉमिनेशन वापस ले लो, पर वो बड़ा जिद्दी और घमंडी है। तब दोस्तों नेल जेजे से मिलने जाता है और कहता है कि देख ले तुमने बाहर तुम्हारे खिलाफ कितना तूफान खड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर बुक पढ़ रहे हो, वो भी मजे से। लेकिन जेजे कहता है कि तुम्हें पता है क्या, इस बुक में ऐसी सिचुएशन में जनता का दिल कैसे जीतना है इसके 100 नुस्खे लिखे हुए हैं। अब देखना मैं जनता का दिल कैसे जीतता हूँ, उन्हें अपने कंट्रोल में कैसे करता हूँ। दोस्तों नेल तो जेजे से तंग आ चुका होता है कि ये पागल हो गया है आदमी, मैंने पता नहीं क्यों उसको अपना दामाद बना लिया। वहाँ दोस्तों पैनी जेजे की हर चाल को मोजो को कम्युनिकेट करती रहती है। दूसरी ओर चेयरमैन भाई साहब को दिखाते हैं अपनी सेहत को पहले जैसा बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। तो पिया आकर उसको खाने के लिए कुछ देता है और कहता है ये मैंने बनाया है, शायद अच्छा नहीं होगा, पर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। चेयरमैन खाना टेस्ट करता है लेकिन वो अच्छा नहीं बना होता। तब वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ की कुकिंग को मिस कर रहा हूँ यार, सीरियसली। वो भले ही अहंकारी हो गई हो, लेकिन खाना पकाने में उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। इतने में उसकी वाइफ आ जाती है तो चेयरमैन पास ही पलट देता है और पिए से कहता है कि वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया, क्या टेस्ट है इस खाने में, मैंने आज तक ऐसा टेस्टी खाना कभी खाया ही नहीं। हाँ, ये तो मेरी वाइफ की कुकिंग से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। एंड दोस्तों पिए भी उसके साथ मिलकर उसकी एक्टिंग की खूब तारीफ करता है कि थैंक यू सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, कल मैं और अच्छा पकाऊंगा। फिर दोस्तों चेयरमैन पीए से कहता है कि एंड्रयू की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए हमको, तुम क्या किसी अच्छी लड़की को जानते हो? बस दोस्तों इस पर उसकी वाइफ कहती है कि हाँ हाँ तुम तो अपने नाजायज बेटे की फिक्र करोगे, क्योंकि तुम मुझसे नहीं उस दूसरी औरत से जो प्यार करते थे, मेरे बेटे की तुम्हें फिक्र क्यों होने लग गई? चेयरमैन कहता है तुम्हारा बेटा पहले जितना निकम्मा था ना, आज भी उतना ही निकम्मा है।
बस दोस्तों ये सुनकर नाथन को बहुत बुरा लग जाता है और वो ठान लेता है कि शिप का कॉन्ट्रैक्ट तो बस मैं जीत कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तब जाकर पापा को मेरी कद्र होगी। वो इस बारे में अपनी माँ से डिस्कस कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जो बताता है कि हमें उस बिजनेसमैन का पता चल चुका है जो शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग करवा रहा है। उसका नाम के है और वो आप ही के डोडो ग्रुप होटल में ठहरा हुआ है। नाथन चौंक जाता है, क्या वो मेरे होटल में है और मुझे पता ही नहीं चला? सिंडी वहाँ पर क्या घास चल रही है? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं उससे अभी मिलता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट लेकर ही वापस आऊंगा। कहकर दोस्तों वो बड़े ही जोश के साथ होटल आता है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद ली के बॉडीगार्ड्स उसको रोक लेते हैं। इतने में मोजो बाहर आता है जिसको देखते नाथन छुपने लगता है क्योंकि इसी ने मोजो पर झूठा इल्जाम लगाकर डोडो ग्रुप से उसको निकाला था। एंड वो शॉक भी हो जाता है कि ये मिस्टर के का राइट हैंड कैसे बन गया। मोजो जो पहले से नाथन से बदला लेना चाहता था वो उसे अकेले में ले जाकर अकड़कर कहता है, ओह तुम चाहे सर के बल ही खड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन मेरी परमिशन के बिना तुम केस से नहीं मिल सकते और तुमने मेरे साथ जो किया ना उसकी सजा तो मैं तुम्हें दे कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह दोस्तों प्रेम से धमकाकर वो चला जाता है। पर नाथन अरे ये भी कम थोड़ी है, वो ठान लेता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन मेरे पास तो जिना है, जिना वो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर ही रहेगी। दूसरी ओर दोस्तों जिना एंड्रू की टीम के साथ बिडिंग की तैयारी कर रही होती है। लंच टाइम में सबको खाना दिया जाता है लेकिन सिर्फ जिना के बाउल में एक टैबलेट होता है। रूम सर्विस वाला भी जिना को देख रहा होता है। जिना भी टैबलेट लेकर बाथरूम में जाती है और उस टैबलेट को खोलती है तो अंदर एक कागज होता है जिस पर नाथन ने लिखा था, अगर तुम्हें एंड्रू का बिडिंग रेट पता चला तो तुम वो मैसेज इस रूम सर्विस वाले को दे देना और इस तरह हम कम्युनिकेट करते रहेंगे और हाँ याद रखना ये बात किसी को पता ना चले। दूसरी ओर पैनी कोरिया मैप के जरिए जेजे की क्लास ले रही होती है कि आपको किन जगहों में प्रचार करना चाहिए, किन जगहों पर हमारी जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और पॉलिटिक्स के बारे में भी जेजे को दोस्तों वो बहुत कुछ सिखा रही होती है। पर जेजे कहता है मैंने कुछ और ही प्लान किया हुआ है, मुझे उस जगह जाना होगा जहाँ पर लोग मेरे खिलाफ हैं। एंड दोस्तों वो ऐसी एक जगह पर जाकर आम लोगों से कहने लगता है कि मैं आप में से एक हूँ, आपकी तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। दोस्तों वो कहता तो है लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। इतने में वहाँ पर कुछ कलेक्शन एजेंट्स एक गरीब के घर से चीजें बाहर फेंक रहे होते हैं। बस दोस्तों इसे अच्छा मौका समझकर जेजे उनसे भिड़ने पर उतर आता है कि मेरी आंखों के सामने एक गरीब पर अत्याचार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो भी कहते हैं कि इसने उधार लिया है तो तुम कौन हो और ये पैसे नहीं दे रहा है तो मारेंगे हम इसको, हम वैसे भी बैंक की तरफ से अपना काम कर रहे हैं, आपके लिए बढ़िया यही होगा कि आप इसमें दखल मत दो। न जाने दोस्तों जेजे को ऐसी हिम्मत कहां से आ गई कि वो एकदम से उस कलेक्शन एजेंट को तमाचा मारकर कहता है, गरीब ही इस देश की जान है, उन पर अत्याचार करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? बड़े जोश के साथ कहता है दोस्तों वो ये। लेकिन दोस्तों वो दूसरा आदमी भी कहता है कि देखिए इस देश का जो कानून है हम तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब जेजे यहाँ पर भाषण देने लगता है कि भाड़ में जाए ऐसे कानून जो गरीबों के किसी काम के नहीं है। दोस्तों इतने में ना उन लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया था और वो जेजे को पकड़ कर लेकर जाते हैं क्योंकि उसने सरकारी कलेक्शन एजेंट्स को काम करने से रोका था। पर जेजे को गरीब के लिए लड़ते देखकर वहाँ के लोग जेजे को अपना हीरो मानने लग जाते हैं और वो उसे ही वोट देने का वादा करते हैं। बस यहाँ पर काम हो गया उसका। एंड ये देखकर पैनी और मोजो फैसला करते हैं कि ये तो कुछ अलग ही ट्राई कर रहा है, हमें इसका ये प्लान भी फ्लॉप करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये चमक जाएगा। दोस्तों अब जेजे लॉकअप में बैठा हुआ है लेकिन खुश देखो कितना हुआ है। कहता है कि देखा मेरा प्लान काफी हद तक कामयाब रहा। यहाँ दोस्तों सिंडी को दिखाते हैं उसने फिर कुछ डिशेस बनाए थे जिन्हें टेस्ट करके ली कहता है कि हाँ इस बार जरा ठीक बना है। वैसे तुम्हारे मुंह पर ये बैंडेड क्यों लगा हुआ है? वो कहती है क्यों लगा हुआ है? पकाते पकाते गर्म तेल छिड़क गया था, वो तो मैं बाल बाल बच गई वरना तो मैं मरी जाती। ले भी दोस्तों उसको और बोलता है कि अच्छा तेल छिड़कने से कोई मरा है क्या आज तक? ओवर एक्टिंग बंद करो और अगली बार इससे भी बढ़िया बनाना। तभी दोस्तों सिंडी का असिस्टेंट आकर कहता है कि मैडम नाथन आपसे मिलने आया है। एंड दोस्तों इस पर ली सिंडी से कहता है कि जाओ अब तुम जा सकती हो और हाँ मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहना। सिंडी को भी दोस्तों गुस्सा आता है कि मैं इतनी मुश्किल से ली को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस भाई को देखो अभी आना था क्या? ये सोचकर वो नाथन से मिलने जाती है। वो भी पूछता है कि तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, अब ये बताओ कि वो के कौन है और दिखने में कैसा लगता है? सिंडी को तो दोस्तों ली ने वार्न कर दिया था कि किसी को कुछ मत बताना, इसलिए वो झूठ पे झूठ बोलती है कि गे का कद छोटा है और उसकी उम्र लगभग 60 साल की होगी। अब नाथन सोच में पड़ जाता है कि 60 साल के बूढ़े को मैं किस तरह से इम्प्रेस कर सकता हूँ। चलिए दूसरी ओर जेजे को तो बेल मिल जाती है
और वो मस्त बॉडीगार्ड के साथ घर आता है। किमी उसे कहती है कि अरे ये तुमने क्या कर दिया है, पता है तुम्हें बेल दिलाने में कितना खर्च हुआ? पर वो कहता है अरे तो क्या हो गया, अभी तो और पैसे खर्च होंगे, बस तुम देखती जाओ, कल मैं इससे भी बड़ा गेम खेलने वाला हूँ। और अगले ही दिन दोस्तों वो दूसरी जगह जाकर जनता के लिए सरकारी ऑफिसर से मार खाता है और पुलिस उसको फिर जेल में बंद कर देती है। इस तरह कई जगहों पर अब जेजे का बोलबाला होने लग जाता है। एंड ये सारी चीजें जानकर नेल को तो अब यकीन हो जाता है कि ये जेजे का पागलपन ही सही, लेकिन लोगों का दिल जीतने में वो सफल हो गया है। अब वो जेराल्ड से कहता है कि जेजे ने अपने दिमाग के बल पर ये सब कुछ किया, लेकिन मुझे उसके साथ एक हिसाब चुकाना है। एक काम करो, तुम कुछ आदमियों का इंतजाम करो जो पब्लिक में जेजे को पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़े। और ऐसा करने से होगा ये कि जेजे तो लोगों की हमदर्दी पाएगा ही और उसे पीटने की मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। एक तीर से दो निशाने। पर हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ही उसे मरवाने के लिए आदमी भेजा था। दूसरी ओर नाथन दूसरी कंपनी के ओनर से डीलिंग कर लेता है कि देखो एंड्रयू जो रेट कोट करने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप मुझे अपना पार्टनर बना देना। पर दोस्तों यहाँ जीना बड़ी दुविधा में होती है, क्योंकि नाथन उससे कॉन्ट्रैक्ट का रेट मांग रहा था, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन देगी तो ये एंड्रयू के साथ गद्दारी होगी। और यहाँ ली उस जगह की इंस्पेक्शन करता है जहाँ बिडिंग होने वाली है। सिंडी ने सारी अरेंजमेंट्स की होती है। ली उसकी काफी तारीफ करता है कि तुम हाँ वाकई में अच्छी तरह से ट्रेन हो गई हो, यू आर द बेस्ट। ये सुनकर सिंडी खुशी से झूमने लगती है और कहती है अब तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना पड़ेगा। इतने में ली वहाँ से जा चुका था। दोस्तों बेचारी की किस्मत। वहाँ जिना एक सीक्रेट फोन निकालती है जो उसने एंड्रयू से छुपा कर रखा हुआ था। वो नाथन को कॉल करके बताती है एंड्रयू शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6,22,77,770 डॉलर कोट करने वाला है। नाथन बड़ा खुश होकर उस कंपनी के ओनर को बता भी देता है, लेकिन वो कहता है अरे ये तो बहुत ही कम है, इतने कम रेट में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। लेकिन नाथन उसको कहता है कि अरे आप मेरी बात तो मानिए, आप उस रेट से सिर्फ $20 कम कोट कीजिए, काम बन जाएगा आपका, आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ दोस्तों इन्फॉर्मेशन देकर जिना को बहुत बुरा लगता है कि उसने एंड्रयू के साथ गद्दारी की है। एंड वहाँ जेराल्ड ने जेजे पर हमला करने के लिए एक गुंडे को अरेंज कर लिया था। इसी बीच दोस्तों पैनी जेजे को एक टाई गिफ्ट करती है और खुद पहनाती भी है। इतने में किमी आ जाती है और पूछती है ये चल क्या रहा है यहाँ पर। जेजे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई? वो कहती है तुम्हें अब लोग सपोर्ट करने लगे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्रचार करने का फैसला किया है। और दोस्तों फिर दोनों प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। जेराल्ड का भेजा आदमी जेजे पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। उसे ऑर्डर दिया गया है कि जेजे को मारना है, लेकिन इतना भी नहीं मारना कि उसकी जान चली जाए, मतलब ऐसा मारना है कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और फिर ठीक भी हो जाए। तो वो गुंडा जेजे को मारने के लिए डंडा उठाता है, लेकिन इतने में जेजे का बॉडीगार्ड उसको देख लेता है और इस तरह जेजे यहाँ पर बच जाता है। लेकिन होता यह है इसी भगदड़ में वो डंडा किमी को लग जाता है। बेचारी के सर से खून बहने लग जाता है। उसे फिर तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अब ये जानकर नेल खुद को कोसने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी वजह से मैंने अपनों को ही मरवा दिया। दूसरी ओर दोस्तों होटल में शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग के लिए कई कंपनी से लोग आए होते हैं। मोजो अनाउंस करता है कि सुनिए आप अपने अपने कोटेशन फाइल्स इस बॉक्स में डालिए, हमारे बॉस उन्हें जांच परख के बताएंगे कि किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा किसको नहीं। सभी दोस्तों अपने अपने फाइल्स उस बॉक्स में डालने लगते हैं और ली ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए देख रहा होता है। जिना को देखते ही ना उसके दिमाग में फिर से कुछ होने लगता है। मोजो सारे फाइल्स को लेकर ली के पास जाता है। एंड अब यहाँ नाथन एंड्रयू से कहता है मैं तुम्हारा बिडिंग अमाउंट जानता हूँ, कहकर वो बिल्कुल ठीक अमाउंट बताता है, जिसको सुनकर एंड्रयू शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता चला। नाथन कहता है जिना ने मुझे सब कुछ बता दिया, वो मेरे लिए ही काम करती है, तुम्हें क्या लग रहा था है? इस तरह दोस्तों न जाने ये पागल क्या क्या बग रहा होता है, मतलब सारी चीजें उसको बता देता है। दोनों फाइल्स उसके पास होती है, यानी एंड्रयू और उस दूसरी कंपनी की फाइल्स जिसके साथ नाथन ने पार्टनरशिप की थी। दोनों फाइल्स लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन एक फाइल में दोस्तों जैसा कि आपको पता है $20 कम कोट किया गया था। ली उसी को सिलेक्ट करता है और कहता है इसी को विनर घोषित कर दो। एंड मोजो भी अनाउंस करता है कि इस बिडिंग में $20 के अंतर से कॉन्ट्रैक्ट जीता है डोडो ग्रुप ने। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, तो सुनिए। अब जैसे ये खबर आती है कि कॉन्ट्रैक्ट डोडो ग्रुप के पास चला गया तो नाथन तो बौखला जाता है कि ये क्या हो गया। यहाँ पर रिवील होता है एक बेहतरीन ट्विस्ट। जिना ने असल में नाथन को एंड्रयू के बिडिंग अमाउंट के साथ $40 ऐड करके बता दिया था, जिस वजह से उसने उस अमाउंट से $20 कम कोट किया था। यानी एंड्रयू का बिडिंग अमाउंट नाथन के बिडिंग अमाउंट से $20 दोस्तों फिर भी कम ही था, जिस वजह से एंड्रयू यानी कि डोडो ग्रुप ये कॉन्ट्रैक्ट जीत गया। क्या मस्त था यार। बिडिंग के बाद तो नाथन जिना पर बरस पड़ता है कि तुमने मुझे एक नहीं दो बार धोखा दे दिया है, पर जिना उसका मुंह तोड़ जवाब देती है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया,
तुम ही हर बार डोडो ग्रुप को धोखा देने की कोशिश करते रहे हो। अब नाथन उसे वार्न करके जाता है कि तुम इस गद्दारी के लिए आगे जाकर बहुत पछताओगे, बता रहा हूँ। दूसरी ओर दोस्तों, अपना ली सीसीटीवी का फुटेज बड़े ध्यान से देखता है जिसमें जिना और एंड्रयू बात कर रहे थे एंड उसे कुछ याद आता है और वो जिना का इमेज थोड़ा जूम करने को कहता है। तभी उसे जिना के गले में पहना हुआ डॉलर दिखता है। अब ली को लगता है कि जैसे वो इस डॉलर को पहले भी कहीं देख चुका है। वो दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सोचने की कोशिश करता है। तो अगले सीन में जिना, एंड्रयू और मोजो लिफ्ट में होते हैं और मोजो उन्हें बताता है कि आप लोग मेरे बॉस से नहीं मिल सकते क्योंकि उन्हें अनजान लोगों के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तब जिना को भी याद आता है कि जब मोजो ने टीवी इंटरव्यू के लिए जेजे और किमी के इंटीमेट फोटोज देने की बात की थी, तब दोस्तों जिना ने पूछा था कि वो कौन है जो तुम्हें ये फोटोज देकर टीवी पर दिखाने के लिए कह रहा है। एंड तब भी मोजो ने यही कहा था कि वो जो भी है उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना अच्छा नहीं लगता। जीना अब सोच में पड़ जाती है कि जरूर मोजो का बॉस ही होगा जिसने उसे वो फोटोज दिए होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि मोजो का बॉस जरूर ली के बारे में जानता होगा। अब दूसरी ओर ली को जिना के उस डॉलर के बारे में सोच कर सर में दर्द शुरू हो जाता है और तभी कोई दरवाजा खोलने लगता है और ली घबराकर दरवाजे की ओर देखता है। यहाँ पर ये पार्ट 29 का दी एंड कर देते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब इलेक्शन को तो जेजे जीतने वाला है और एंड्रयू और जिना भी काफी नजदीक आ गए? ये खतरा बन गया है ली के लिए। चलिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ध्यान रखेगा। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इनको जल्दी खत्म करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।